हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब बच्चे पहले जाके पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 में हमने वूल के बारे में पढ़ा था एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिल्क। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात आती है बेटा कि सिल्क है क्या। सिल्क इज ऑल्सो एन एनिमल फाइबर। जो सिल्क है वो भी एक एनिमल फाइबर है। वाई? बिकॉज सिल्क हमें किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है, राइट? अब सिल्क के कुछ प्रॉपर्टीज सीखते हैं। सिल्क बहुत ही सॉफ्ट है, लस्ट्रस है, बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंड द लास्ट वन इज इट कैन बी डाइड इजिली। मतलब कि हम सिल्क को अलग अलग रंगों में रंग सकते हैं। बट कैन यू गाइस टेल मी वेयर द सिल्क कम फ्रॉम? आखिर सिल्क हमें मिलता कहाँ से है? तो सिल्क हमें मिलता है सिल्क वर्म से, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क moth. As you know, there are different type of silk moths found. One is mulberry silk moth, tussar silk moth, muga silk moth and iri silk moth. तो ये डिफरेंट टाइप के सिल्क मॉथ हैं जो कि डिफरेंट टाइप की सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। जो सिल्क का टेक्सचर होता है वो अलग होता है। कोई सिल्क बहुत ही स्मूथ और शाइनी होता है और कोई बहुत ही कोर्स होता है। So now you know that there is a variety of silk moth which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture. But the most common silk is produced by mulberry silk moth. The mulberry silk moth is very shiny and super soft, and it is white in color. And guys, the mulberry silk moth is the most common silk moth. So now let's learn more about silk. The next thing is the rearing of silkworm to obtain silk fiber is called sericulture. Sericulture क्या होता है? जब हम silkworm को पालते हैं, किस लिए? ताकि हमें उनसे silk fiber मिले. So the rearing of silkworm to obtain silk fiber is called sericulture. Understood? Now we are going to talk about the life cycle of silk moth. As you all know, a silk moth look like this, right? Now, the female silk moth is going to lay 100 of eggs at a time. मतलब कि जो silk moth है वो एक बारी में 100 of eggs lay करता है. And this is a mulberry leaf. Now we are going to talk about a single egg. ये जो एक एग है इसके अंदर धीरे धीरे लार्वा बनता है। क्या बनता है? लार्वा। एंड वी कॉल इट लार्वा स्टेज। विद टाइम लार्वा हैच होता है और इसके अंदर एक कैटरपिलर निकलता है। क्या निकलता है? कैटरपिलर। कैटरपिलर को हम लोग सिल्कवर्म भी बोलते हैं। Now, this caterpillar is going to feed itself on the mulberry leaves. अब ये caterpillar जो है mulberry leaves को खाता रहता है, ठीक है? एंड वो साइज में क्या होता है? ग्रो होता रहता है। जब आप कोई चीज खाते हैं तो क्या होता है? ग्रोथ होती है। सिमिलरली जो कैटरपिलर है वो भी मलबरी लीव्स खाता रहता है और साइज में ग्रो करता रहता है। एंड दिस इज हाउ इट एंटर्स अ न्यू स्टेज। द कैटरपिलर स्टार्ट वीविंग अ नेट अराउंड इटसेल्फ। जो कैटरपिलर है वो अपने आसपास एक नेट वीव करने लग जाता है ताकि वो हिले डुले ना, ओके? एंड देन इट मूव्स इट्स हेड इन द फॉर्म ऑफ 8। वो अपने हेड को 8 की शेप में हिलाता रहता है, बार बार ये मूवमेंट करता रहता है। इससे क्या होता है? इट सिक्रीट्स अ प्रोटीन which comes in contact with air and become hard. जब कैटरपिलर अपना हेड 8 की फॉर्म में घुमाता रहता है तो वो एक प्रोटीन सिक्रीट करता है जो एयर के कांटेक्ट में आके
हार्ड हो जाता है और इसे हम कहते हैं सिल्क फाइबर. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट अ सिल्क फाइबर एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड pupa. And with time, the silkworm cover itself completely and its form a cocoon. धीरे धीरे जो सिल्क वॉर्म है वो अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेता है एंड क्या बन जाता है? वो एक कोकून बना लेता है. और जो प्यूपा है वो कोकून के अंदर डेवलप होके वापस से मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है. So, this is the whole life cycle of a silkworm. मैं एक बार सभी बच्चों के लिए रिपीट कर देती हूँ so that आप सभी बच्चों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चीज़ की. जो बेटा फीमेल सिल्क मॉथ है वो 100 ऑफ एग्स ले करता है कहाँ पे? मलबरी लीव्स पे. और जो एग है वो लार्वे में कन्वर्ट होके हैच हो जाता है, मतलब अंडा फूट जाता है और उसमें से क्या निकलता है? एक कैटरपिलर. जो कैटरपिलर है वो मलबरी लीव्स को खाता है और साइज में बड़ा हो जाता है. उसके बाद वो अपने हेड को 8 की शेप में घुमाता है और एक प्रोटीन सिक्रीट करता है जो कि एयर के कांटेक्ट में आके क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा. एंड वो एक टाइम ऐसा आता है कि अपने आप को पूरी तरह सिल्क से कवर कर लेता है एंड वी कॉल इट अ कोकून. कोकून के अंदर जो प्यूपा है वो कन्वर्ट हो जाएगा मॉथ में और जो कोकून बचा है उसको हम सिल्क बनाने के लिए यूज कर लेते हैं. सो सी हाउ इजी द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वॉर्म इज, राइट? आई थिंक you all understood it very well. So now let's get more deeper into the topic and we are going to talk about rearing silkworm. So how is the rearing done? As you know, the female silk moth lay 100 of eggs at a time, okay? And these eggs are collected on a piece of cloth or a paper. जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो जो एग ले करेगा उसको हम एक कपड़े पर या फिर एक साफ पेपर पे कलेक्ट कर लेते हैं. आफ्टर दैट हम उस अंडे को क्या करेंगे? फार्मर्स को बेच देते हैं. सो द एग्स आर सोल्ड टू द सिल्क फार्मर्स. सो व्हाट डज दीज फार्मर्स डू देन? These farmers collect the eggs and the eggs are warmed to a suitable temperature and humidity. जो eggs हैं हम उनको एक suitable temperature पे रखते हैं. Why are the eggs kept at a warm temperature? So basically the eggs are warmed to a suitable temperature for the larvae to hatch from eggs. हम उन्हें suitable temperature इसलिए provide करते हैं ताकि जो larvae है वो इजीली एग से बाहर निकल जाए. उसके बाद क्या होता है? द लार्वे डेवलप्स इनटू अ कैटरपिलर, राइट? द लार्वे ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इन साइज इनॉर्मसली. जो लार्वे है वो दिन रात खाना खाता रहता है और साइज में बड़ा होता रहता है. एंड व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट अ कैटरपिलर. After that, along with mulberry leaves, the caterpillars are kept on bamboo trays. मतलब कि जो कैटरपिलर है उनको हम बैम्बू ट्रेस के अंदर रखते हैं और साथ ही हम उन्हें मलबरी लीव्स भी प्रोवाइड करते हैं. क्यों? ताकि वो मलबरी लीव्स खा सकें. ओके. एंड द नेक्स्ट थिंग इज after 25 to 30 days they stop eating and move to bamboo chambers. So 25 to 30 days बाद जो कैटरपिलर हैं वो खाना खाना बंद कर देंगे and they are going to move to a bamboo chamber, right? So why are they going to stop eating? What is going to happen after 25 to 30 days? Any guesses? तो बच्चों, after 25 to 30 days the caterpillar is going to spin the cocoon. उसको जितना खाना खाना था उसने खा लिया. अब वो बैम्बो के चैम्बर्स में मूव कर जाते हैं और वहां पे कोकून की स्पिनिंग शुरू कर देते हैं. एंड दिस इज हाउ वी गेट सिल्क. आई थिंक all of you understood this topic very well. So now we are going to talk about the processing of silk. For obtaining silk, we need a whole pile of cocoon.
We can't do it with a single cocoon, okay? So, as you all know, inside a cocoon, what do we have? We have a silk moth, okay? So, when the silk moth moves out, what we do? We boil the cocoons. Basically, we warm them, okay? The cocoon are kept under the sun or boiled or exposed to steam. And why do we do that? We do that because by doing so, the silk fiber separates out, and after that, the thread is taken out from the cocoon and it is used as silk, and this is called reeling. Now, let me explain this in a more simpler way. So, what the farmers do? They take a full pile of cocoon और उसको गर्म पानी में डाल देते हैं और बॉईल करते हैं. उससे क्या होता है, जो सिल्क फाइबर है वो कोकून से अलग हो जाता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. और हम उन थ्रेड्स को बाहर निकाल के स्पिन करते हैं और दिस इज कॉल्ड रीलिंग. एंड द लास्ट स्टेप इज द सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स which are woven into silk cloth by weavers. So, lastly हम क्या करेंगे, जो सिल्क फाइबर हमने निकाला है उसको हम सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड जो थ्रेड्स हैं उनका यूज करते हैं वीवर्स टू मेक सिल्क क्लॉथ्स. विद दिस आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है. आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक क्वाइट वेल, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, please subscribe my channel and do comment in the comment section. Thank you for watching.